हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब तक हमारा 6 वीडियो अपलोड हो चुका है और पहला लेसन हमने स्टार्ट किया यूरोपियंस का आगमन। तब तक पुर्तगाली को हमने वेलकम किया और क्या क्या पुर्तगालियों ने किया वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर डच को भी हमने वेलकम किया, उसके बाद डच आया तो डच को भी एक ही वीडियो में हमने सारा जो कुछ भी उनका रहा हमने डिस्कशन कर लिया। अब हमारा है तीसरा अंग्रेज। ठीक है, अब इनका क्या परिणाम, फिर किस तरीके से ये भारत में जम गया और हमारे ऊपर हुकूमत किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेज़ों का आगमन और अंग्रेज़ों की सफलता। तो यूरोपीय शक्ति में हिंद महासागर क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियों का आरंभ और अंग्रेज़ इसमें जो है सर्वाधिक काफ़ी सफल रहा। मतलब इस हिंद महासागर में अपनी नई शक्ति के साथ, नई विचार, नई ऊर्जा के साथ सबसे ज़्यादा सफल अगर कोई रहा तो ये अंग्रेज़ ही रहा। तो गौर करने की बात है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए थे, लेकिन विशेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहा। मतलब देखिए, होता क्या है कि किसी भी चीज़ को जब तक आप पूर्णता नहीं समझते, उसके 6 से लेकर के उसके जितने भी कंडीशन हैं वो सारे कंडीशन को आप नहीं समझते तो आपके लिए सफलता पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, आप जब तक पूरा मैच्योर नहीं हो जाएंगे, हर तरह से आपके अंदर वो बात नहीं आ जाएगी, तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो अंग्रेज़ों के अंदर वो बात थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने वो चीज़ अपने अंदर पैदा किया था जिसके वजह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर झंडा गाड़ दिया। ठीक है, तो एशियाई व्यापार को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा, व्यापार को भी समझा और यहाँ के व्यापारी को भी समझा, यहाँ के लोगों को भी समझा। राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया। मौलिक कारण था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास तथा अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एशियाई वस्तु यूरोप में पहुंचने लगी थी। अंग्रेजों को पूर्व की ओर जाने की प्रेरित किया। पूर्व की ओर मतलब हमारे देश की ओर। तो 1599 साहसी मिल्डेन हॉल सबसे पहले 1599 में भारत आया। ये कौन था? अंग्रेज के साइड से, इंग्लैंड से। ये मिल्डेन हॉल ये भारत आया। तो महारानी एलिजाबेथ के एक चार्टर के द्वारा इनको ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना करने का अनुमति प्रदान हुआ 1600 ईस्वी में। और अंग्रेज़ों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उठाया गया था। तो महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर देकर के इनको आदेश दिया और जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारी को पूर्व में व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान कर दिया। तो प्रारंभ में ये वैसा विशेष अधिकार 15 वर्षों के लिए था, लेकिन 1609 में एक नया चार्टर बनाया गया और इसको बना करके इसको अनिश्चितता काल तक जो है विस्तार कर दिया गया था। मतलब इंग्लैंड को भी नहीं पता था कि ये कंपनी इतना बड़ा कमाल कर देगी, भारत जैसे कंट्री को गुलाम बना देगी, कोई नहीं जानता था। ठीक है, अब देख लीजिए कि इनका जब चल रहा है, मतलब जब ये भारत के लिए, जब इंग्लैंड के रानी जब इनको परमिशन कर रही है इस कंपनी को आने के लिए, और देखिए खास तौर से परमिशन किस बात के लिए, परमिशन का असल मकसद ये होता था कि ये एकाधिकार चाहते थे। मतलब कोई दूसरा नहीं आ जाए, है कि नहीं, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति फिर यहाँ पर नहीं आ जाए कि हमारा अधिकार होनी चाहिए। तो असल मकसद ये होता था। ठीक है, तो इनको एकाधिकार प्राप्त हो गया। पहले तो ये चार्टर था 15 साल के लिए, कि 15 साल के बाद दरअसल जो है इनको चेंज कर दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, 1609 में इसको क्या कर दिया, एक नया चार्टर तैयार करके इसको अनिश्चितता काल तक कर दिया गया था कि जितना टाइम तक आपको करना है करो। और इसका अनुमान तो इंग्लैंड की रानी को भी नहीं था कि ये कंपनी इतना बड़ा तीर मार देगी। तो यही बात हो गया। रुकिए ज़रा 1 मिनट, पानी पी लें। तो 1609 ईस्वी में इनको आदेश मिल गया और ये आदेश जो मिला ये हमेशा के लिए मिल गया कंपनी को एकाधिकार, मतलब पूर्व के व्यापार पर, भारत के व्यापार पर एकाधिकार इनको मिल गया। तो वित्तीय दृष्टि से अगर देखा जाए कि इनकी कंपनी ज़रा छोटी थी, डच कंपनी के मुकाबले में पैसों की दिक्कत थी इनके पास, छोटी कंपनी थी।
तो अपनी प्रथम व्यापार यात्रा में डच कंपनी की तुलना में, जैसे हमने देखा था डच की पूंजी कितनी थी, कंपनी जब खोल रही थी तो तकरीबन 65 लाख की थी, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों की छोटी थी। देखो, पैसे से कोई मतलब नहीं है। पैसा, कंपनी जब आप खोल रहे हो, पैसा कम लगाए हो या ज़्यादा लगाए हो, ये मायने नहीं रखता। असल चीज़ मायने रखता है कि आपका आइडिया क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो आपको कंपनी को सक्सेस दिलाती है, ठीक है। तो असल इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त थी, है ना। तो इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने, एक विशेषता यह थी कि इसका संगठन बहुत सहज था, बहुत डिसिप्लिन था इसके अंदर। 24 निदेशकों का समूह था, मतलब कंपनी में 24 डायरेक्टर थे। कितने डायरेक्टर थे कंपनी में? 24 थे। देखो, बहुत सवाल बनता है, याद रखना। आप अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो काफ़ी सवाल बनेंगे, ध्यान से पढ़ना। और इसका चुनाव जो है प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। यानी कि जितने शेयर होल्डर मतलब जो कंपनी में जो पैसे लगाना चाहते हैं उसको शेयर होल्डर कहते हैं। तो उसकी सभा जब होती थी कि कौन कौन कंपनी में ऐड होना चाहता है, तो वो सभा में तय होता था कि कौन कौन डायरेक्टर कंपनी के बनेगा, ठीक है। तो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार में, विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त होने वाली द्वीप पर केंद्रित रखा था। पहले इनका मतलब इंडोनेशिया की तरफ ध्यान था। मसाला मतलब मिर्च की व्यापार की तरफ था। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ होता रहा। मिर्च का व्यापार करके 20% इनको लाभ होता रहा था। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं को, जैसे विशेषकर कपड़ा का महत्व समझा और इसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगा। मतलब कपड़ा से मुनाफा कमा करके उसका मसाला भी उपयोग करने लगा। गुजरात में सूरत के कारखाने खोलने की योजना बनाई और कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया 1609 में, और यह आगरा पहुंचा। अब पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। मतलब पुर्तगाली की भी उस वक्त यहाँ मौजूद थे, 1609 की बात है। और जब 1611 में हॉकिंस जो है, कैप्टन मिडलटन ने सूरत के निकट वाली हॉल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया था। मतलब 1611 में जब अंग्रेज़ों के एक व्यक्ति, क्या नाम है इसका, मिडलटन, पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हरा दिया था, तो मुगल सम्राट जहांगीर काफ़ी प्रभावित हो गया था। तो 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति इसको दे दी गई, जहांगीर के द्वारा इनको प्रदान कर दी गई। तो इससे पूर्व 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। 1611 में पहले कर चुके थे। अब इनको सूरत में भी जो है ये कारखाना खोलने की अनुमति मिल गई। अब हॉकिंस एवं थॉमस रो, देखिए, तो जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा पुर्तगालियों की वजह से। अब देखिए आगे क्या हुआ। सन 1615 में थॉमस रो मुगल दरबार में पहुंच गया। 1609 में कौन आया था? विलियम हॉकिंस। पुर्तगालियों के हस्तक्षेप की वजह से ये सूरत में फैक्ट्री खोलने में असफल रहा, लेकिन 1615 में फिर थॉमस रो आया और ये मुगल दरबार में भेजा गया और 1619 ईस्वी तक वहाँ रुका रहा और मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने में, मतलब संधि करने में असफल रहा। मतलब ये भी रुका तो रहा, लेकिन वाणिज्यिक संधि करने में ये भी असफल रहा। तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित कर लिए। मतलब वाणिज्यिक संबंध नहीं रहे, लेकिन कारखाने खोलने की अनुमति जो है ये ले लिया। तो रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का प्रयोग किया। कूटनीतिक कौशल समझ रहे होगे, अपना डिप्लोमेटिक जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ इन्होंने पुर्तगालियों के जहाज़ लूटना, उनको नष्ट करना और भारतीय जहाज़ों से भारी हर्जाना वसूल करना, तो उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी, संधियाँ, षड्यंत्र, तो ये सब हथकंडों का जो है सहारा लिया। इसमें नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया, ठीक है। 1620 में नौसेना नेवी में जो है अंग्रेज जो है पुर्तगालियों से भी आगे निकल गए। तो इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग जो है बढ़ाई की थी। तो 1633 ईस्वी में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया, 1633 में। अब अंग्रेज़ों का व्यापारिक विस्तार होना शुरू हो गया। तो पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेज़ों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखाना स्थापित किए। 1627 ईस्वी तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ोच, देखा ना, 1609 से पहले मसूलीपट्टनम में था, ठीक है। 1615 तक कई सारे कारखाने खोलने की अनुमति मिल गई। 1627 तक ये जो है मसूलीपट्टनम और सूरत में कामयाबी तौर से कारखाना खोल लिया था। अब फिर 1627 के बाद मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ोच, अहमदाबाद में भी कारखाने खोल लिए और 1625 में अंग्रेजों ने सूरत के किला में इसकी क्षेत्र विस्तार की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा पर चलता है। अब समझिएगा बात, अभी जो फैक्ट्री खोली थी, अभी फैक्ट्री खोलने के बाद वो किसी भी फैक्ट्री की किलाबंदी नहीं की थी, लेकिन 1625 के बाद अब ये किलाबंदी करना शुरू कर दिया था। अब किलाबंदी का मतलब आप समझ रहे बात,
किलाबंदी का मतलब हो गया कि वहाँ पर अपना सैन्य स्थापित करने का है और वहाँ पर अपनी स्ट्रांगनेस, अपनी संघर्ष करने का मतलब इरादा यहाँ पर अब ऐसा लगता है जैसे कि वो संघर्ष करने की स्थिति में जो है मतलब वो आगे मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश में है। तो इससे उनकी क्षेत्र विस्तार की महत्वाकांक्षा पता चलती है। तो डचों ने मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने और मुजू पर कब्जा कर लिया। एक महत्वपूर्ण के पश्चात पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गया। अंग्रेजों ने 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर ले लिया। देख रहे हो स्थानीय राजा से मद्रास जो है क्या लिया, लीज पर ले लिया। लीज पर समझ रहे हो बात, यानी कि मतलब भाड़ा पर ले लिया मद्रास। सोचो कितना अजीब बात है। मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। लालच क्या दी कि हम आपको आधा सीमा शुल्क देंगे। क्यों जी, क्या ज़रूरी था इसको देने का। तो इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया और यहाँ पर से सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। देख रहे हो 1640 में सेंट जॉर्ज किले का निर्माण शुरू किया जिसके भीतर कारखाने खोले गए। 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नज़दीक आ गया और 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया था जिसमें दहेज स्वरूप उसे बम्बई टापू मिल गया। देख रहे हो अब क्या हुआ कि ब्रिटेन का सम्राट जो है चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी कर लिया। तो दहेज में इसको बम्बई दे दिया। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है, किसने दे दिया? पुर्तगालियों ने दे दिया, पुर्तगाल के राजा ने। अब क्या हुआ कि इससे 10 पाउंड वार्षिक मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अब इसने क्या किया, अब वो जो बम्बई था ये क्या किया चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 10 पाउंड मामूली से किराए पर मतलब अब बम्बई दे दिया किसको? कंपनी को दे दिया। 1600 देखिए आप समझिए बात, मतलब शादी में गिफ्ट के रूप में मिल गया था बम्बई। किसको मिल गया था? इंग्लैंड के राजा को। ठीक है, चूँकि पुर्तगाल की रानी से इसकी शादी हो गई थी। तो अब इंग्लैंड के राजा ने क्या किया, ये दे दिया इसको। किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया 10 पाउंड के मामूली से किराए पर। तो 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत में बम्बई लाया गया और धीरे धीरे सर जॉर्ज ऑक्सेन 1662-1699, जेराल्ड ऑगियर और सर जॉन चाइल्ड 1682-90 प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ जो है आगे बढ़ने लगा। तो इस तरीके से जो है इससे काफ़ी लाभ कमाना शुरू कर दिया बम्बई से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। तो 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेज़ी से बढ़ा और 1633 में उड़ीसा के बालासोर, 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाना स्थापित किया, बिहार में पटना, बंगाल में ढाका और कासिम बाज़ार में भी कारखाने खोले और 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल तट, सेंट जॉर्ज किले का नियंत्रण आ गया और पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी, सोरा देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651 में, 1656, 1672 में प्राप्त कर फरमानों से उन्हें बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दी थी। अब देखिएगा बात यही है, कंपनी एक्सपेंड हो रही है। अब जितना दूर तक ये फैल रही है वहाँ का राजा, वहाँ के प्रशासक इससे टैक्स लेने की कोशिश में है। लेकिन ये क्या करने की कोशिश में है? टैक्स से बचने के लिए तरकीबें ढूंढ रहा है। लेकिन मुगल बादशाह ने इनको क्या किया था, 1680 में जजिया कर लगाया। ठीक है, और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दी। मतलब मुगल बादशाह ने क्या किया कि आप सूरत में टैक्स दो केवल, बाकी कहीं भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ उनको प्रदान कर दिया। तो कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत की 1690 में और बंगाल के नवाब इब्राहिम खां, यार कौन कव्वाली बजाना शुरू कर दिया तो कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत 1690 में बंगाल का नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 में फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेज को दे दी और शीघ्र अंग्रेजों ने सूतानाती में कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलाबंद कर लिया और 1696 में एक जमींदार सुबह सिंह ने बगावत कर दी। 1698 में 1200 रुपये में कंपनी ने जमींदार अथवा राशा वसूलने का अधिकार खरीद लिया और इससे सूतानाती, गोविंदपुरा और कलिकता
गांव की जमींदारी मिल गई। तो यही सुल्तानाती, गोविंदपुर और कलिकता बाद में कलकत्ता बन जाएगा। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाह बम्बई, मद्रास और कलकत्ता अपने कंट्रोल में ले लिया और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सफाया हो गया। 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंदी बस्ती में था और कलकत्ता नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। ठीक है, कलिकत्ता नाम का अंग्रेजीकरण कर दिया गया कलकत्ता। ठीक है, तत्पश्चात इसका तेज़ी से विकास हुआ। ठीक है, अब देखो फर्रुखसियर फरमान और कंपनी व्यापार का विस्तार। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। फिर 1717 में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेज शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा। फर्रुखसियर बेवकूफ़ बादशाह था। 1691 के फरमान के निमित्त सुविधाएं गुजरात और दक्कन में बढ़ा दी गई। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेष अधिकार प्राप्त कर दिए। अब क्या क्या दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के, देखिए क्या दिया, फर्रुखसियर ने क्या फरमान दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। देख रहे हो। दूसरा, 10,000 रुपया सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति दी गई। मतलब सूरत में देख रहे हो उन्हें कर्ज देना पड़ता था पहले, औरंगजेब से पहले, लेकिन फर्रुखसियर में के दौर में इनको 10,000 रुपया मतलब केवल सालाना दे देना है। फिर कभी भी जो है सूरत का कोई भी टैक्स इनको नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, इनको फरमान दे दिया कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इसी की वजह से इनको सिराजुद्दौला और मुर्शिद कुली खां से पंगा हुआ। केवल 30,000 रुपया एक वार्षिक दे देना है, बाकी बंगाल में इनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। चौथा मिल गया कि बंगाल में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुग़ल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की घोषणा दे दी गई। देख रहे हो क्या क्या कर रहा है ये। बंगाल में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुग़ल साम्राज्य में वैधता दे दी गई और कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेष अधिकारों को बनाए रखा गया और उस क्षेत्र को उन्हें छूट दे दी गई। इत्यादि विशेष अधिकार शामिल थे। अब इतना छूट दे दिया, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हुकूमत करने के लिए लगता है इस फर्रुखसियर ने सब इसी के हवाले कर दिया। तो पुर्तगालियों एवं डचों के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष, जरा ये देख लो। तो स्वयं को स्थापित करने में एक और अंग्रेज़ और दूसरी ओर मुग़ल और भारतीय राज्य से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर पुर्तगालियों और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा और 1630 में मैड्रिड की संधि के पश्चात अंग्रेज़ और पुर्तगालियों की दुश्मनी खत्म हो गई। 1634 में सूरत स्थित अंग्रेज़ कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामले में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय किया। 1654 में पुर्तगालियों ने पूर्व का व्यापार पर अंग्रेज़ों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 1661 की संधि के अंतर्गत भारत के डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए। तो डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों ने मसालों के व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया था, अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया से अंग्रेज़ों को भी मार भगाया था। यद्यपि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीप में ही था। उन्होंने पुलिकट 1610, सूरत 1616, चिनसोरा 1653, कासिम बाजार, बरंगोर पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1659, कोचीन 1663 में कारखाने खोले और डच की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे ये लोग। तो उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेज़ों की तरह भांति राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653 से 54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेज़ों की शत्रुता मुठभेड़ की स्थिति में पहुंच गई थी। इसी समय डच जहाजी बेड़े सवाली के निकट पहुंच गए और अंग्रेज़ों को सूरत में अपना कारोबार स्थगित करना पड़ा। 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेज़ों को छोड़ने के लिए राजी हो गए और अंग्रेज़ों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया और इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने नियंत्रण डच को भारत भूमि से बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने विदेशी व्यापार तक अपने को सीमित रखा। ठीक है, 2 बात यहाँ पर समझ लो एकदम बहुत ईजी से। पहली बात यह है कि कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। 2 व्यक्ति इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। पहला था पुर्तगाली और दूसरा था डच। पुर्तगाली को क्या किया कि संधि करके उनको जो है द्वीपों तक जो है समेट दिया कि आप द्वीपों तक रहिए और इससे आगे मत बढ़िएगा। और डचों को इसने इंडोनेशिया और मलेशिया मसाले के व्यापार तक समेट दिया। कहाँ मसाले के व्यापार तक जो है इनको सीमित कर दिया गया डचों को। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपना जो है दोनों में करार हो गया कि आप जो है मसाले के व्यापार तक सीमित रहो, इंडोनेशिया और जावा तक रहो और भारत में आँख उठा करके भी नहीं देखना। तो ये चीज़ें तय हो गई। ठीक है, तो अब देखिएगा अंग्रेज़ों के व्यापार और विस्तार का प्रभाव। तो प्रभाव इसका क्या हुआ? तो अंग्रेज़ों ने शीघ्र अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ भारत से वस्त्र, नील, सोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाता था और आरंभ में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने